हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 7th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यस, चलिए आ गया है हमारा चैप्टर हमारे सामने। इंडिया शिवाजी महाराज के टाइम के पहले कैसे हुआ करता था। और आई थिंक ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैप्टर है। 1 2 3 4 5 पेजेस का है। चलिए हम 4 मिला के चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक लेक्चर देने वाला हूँ, उसमें मैं आपको 2 पेजेस समझा दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा हिस्ट्री का। ओके, एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। इज इट विल ओके ना? या चलिए, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के जन्म से पहले भारत की क्या स्थिति थी, शिवाजी महाराज के समय के पहले। ओके, चलिए, वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज के समय के पहले किस तरह के और कौन से राजा भारत पर राज करते थे, कौन से शासक थे भारत में, और अलग अलग रूलर्स, अलग अलग रूलिंग पावर्स, मतलब दूसरे देशों के भी लोग हम पर राज करते थे उस समय। ओके, पाल इन द 8th century वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। पाल एक ख़ानदान ले लीजिए, डायनेस्टी शायद 8th century में पाल डायनेस्टी बंगाल में बहुत फेमस थी, मतलब एक राजघराना। ओके, उसको समझ लीजिए आप। इन सेंट्रल इंडिया अप टू गुजर प्रतिहर पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात। और ये जो डायनेस्टी थी, ये जो पावर था, वो सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहर नाम की जगह है, वहाँ पर स्प्रेड हो गया। आंध्रा, कलिंगा भी एक जगह है, आंध्र प्रदेश वही होगा, है ना, वो वहाँ। और विदर्भा महाराष्ट्र का एक ज़िला है जो कि महाराष्ट्र के बाउंड्री पर लोकेटेड है। वेस्ट काठियावाड़ आपने सुना होगा, जो कि गुजरात का है। कनौज नाम की एक जगह है और गुजरात। ओके, तो यहाँ बंगाल से लेके यहाँ तक ये पावर स्प्रेड हो गई थी। Among the Rajput dynasties in North India, the Garhwal and the Parmar dynasties were the important ones. और राजपूत आपने सुने होंगे। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आए। यस, आई थिंक अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Among the Rajput dynasties in the North India, राजपूतों के साथ साथ, मतलब राजस्थानी जो लोग राजस्थान के रूलर्स होते थे उन्हें राजपूत बोलते थे। ओके, जैसे बहुत राजा, जैसे पृथ्वीराज चौहान, और ये देखिए यहाँ पर बहुत नाम लिखे हुए हैं। ओके, और देखिए अमंग द राजपूतों के साथ साथ उत्तरी भारत में द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टीज वर द इम्पोर्टेंट वंस। ओके, गढ़वाल एक ये भी डायनेस्टी है, और परमार समझ लीजिए खानदान बोल दीजिए, कोई एक राजघराना। गढ़वाल और परमार राजघराने भी बहुत इम्पोर्टेंट थे वो टाइम पे राजपूतों के साथ साथ। अमंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग। एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान राजघराने के थे, वो राजपूतों के नहीं थे। ओके, सो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान डायनेस्टी, चौहान राजघराने के बड़े राजा थे। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई, पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी। पहली लड़ाई में तराई नाम की एक जगह पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया। सॉरी फॉर दैट, या बट मोहम्मद घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। पहली लड़ाई में तो मोहम्मद घुरी हार गया, लेकिन दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घुरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए।
Rajaraj I the first and Rajendra the first belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers. और चोला डायनेस्टी भी थी एक राजघराना था जिसमें राजाराज नाम के राजा थे और राजेंद्र नाम के भी एक राजा थे जो कि तमिलनाडु के एक राजघराने से बिलोंग करते थे. द चोलास कॉन्क्वर्ड द मालदीव आइलैंड्स एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ. और चोला राजघराने ने श्रीलंका को कैप्चर कर लिया और मालदीव्स तक, मतलब जो देश है मालदीव्स दूसरा देश है, आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो अपनी ताकत से मालदीव्स और श्रीलंका को भी हड़प लिया, मतलब कब्जा कर लिया. विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द हॉयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ कर्नाटका. ओ, विष्णुवर्धन जो थे राजा थे जो कि हॉयसल डायनेस्टी के थे, जो कर्नाटका के राजा थे, कर्नाटका के राजघराने के राजा थे, उन्होंने पूरा ही कर्नाटका राज्य जो आज का आप देखते हो मैप में, वो पूरा ही हड़प नहीं मतलब जीत लिया. ओके. ड्यूरिंग द राइन ऑफ गोविंद III द राष्ट्रकूटा ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर. ओ, गोविंद द थर्ड राजा थे, मतलब गोविंद थर्ड राजा, तीसरे राजा गोविंद होंगे और 2 राजा होंगे उनके पहले गोविंद नाम के ही. ओके. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो कि महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटा राजघराना, वो भी इतना ताकतवर थे, वो भी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कन्नौज, शायद गुजरात का है, वहाँ से लेके रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ तक उन्होंने जीत लिया, इतना बड़ा एरिया. लेटर कृष्णा III कॉन्क्वर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद. और उसके बाद कृष्णा III नाम के भी एक राजा हुए जिन्होंने इस पावर को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तक उन्होंने चला दिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया उन्होंने भारत का कब्ज़ा कर लिया, बड़े भूभाग पर अपना कब्ज़ा जमा लिया. 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहर्स इमर्ज्ड इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र. और 3 राजघराने थे शिलाहर नाम के जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र, मतलब आप समझ लीजिए मुंबई साइड, रत्नागिरी साइड जो कि सी साइड है वो. 1 dynasty ruled over Thane and Raigad in the north Konkan, the second in south Konkan, while the 3rd dynasty ruled over some parts of the present day in Kolhapur, Satara, Sangli and Belgaum districts. Oh, इन 3 राजघरानों ने जो कि सिर्फ पश्चिमी महाराष्ट्र के थे, उन्होंने उनमें से एक ने थाना और रायगढ़, ये 2 ज़िले हैं महाराष्ट्र के आज के, उन पर राज किया. उसके बाद नॉर्थ कोंकण, ये थाने और रायगढ़ जो पड़ते हैं वो नॉर्थ कोंकण इलाके में पड़ते हैं. कोंकण आपको मालूम होगा जो गोवा साइड है इलाका है ये, तो जो थाने और रायगढ़ है वो कोंकण इलाके में पड़ता है. वाइल द सेकंड इन साउथ कोंकण, और जो दूसरी जो राजघराना था वो दक्षिणी कोंकण में उन्होंने अपना राज्य चलाया, मतलब कोंकण का ही साउदर्न साइड, मतलब समझ लीजिए आप कोल्हापुर के थोड़ा ऊपर, पुणे साइड, पुणे के भी थोड़ा लेफ़्ट साइड, ओके समझ लीजिए वहाँ पर. और 3rd डायनेस्टी ने, 3rd राजघराने ने आज के कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट्स पे राज चलाया था, मतलब इन 4 शहरों पे समझ लीजिए उन्होंने राज किया था. तो ये था महाराष्ट्र का, कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया. और ये हाँ इतना हो गया. ये अभी यहाँ पे आते हैं. द लास्ट प्रॉस्पेरियस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ यादवास. और शिवाजी महाराज के जन्म के कुछ ही समय पहले और इन राजघरानों का लास्ट पावर था जो कि वो भी बहुत ताकतवर था, यादव राजघराने का यादव राजघराना था जो कि वो भी बहुत ताकतवर था. द कैपिटल ऑफ भिल्लम 5th of Yadava dynasty was at Devgiri near Aurangabad. He extended his rule beyond the river Krishna. Okay. भिल्लम राजा का नाम था जो कि 5th राजा थे यादव डायनेस्टी के, यादव राजघराने के. देवगिरी नाम की एक जगह है
औरंगाबाद में उन्होंने अपना रूल वहाँ से लेके कृष्णा नदी तक चलाया, मतलब समझ लीजिए आंध्र प्रदेश तक उन्होंने अपना रूल चलाया था। ओके, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक, औरंगाबाद से आंध्र प्रदेश तक। ओके, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये 5, ये 3rd, ये 2nd किसी भी राजा के सामने क्यों लगाया जाता है? वेल, ये उसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के वो 3rd, 4th या 1st, 2nd राजा होंगे। ओके, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या और भी कितने भी राजा नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर डायनेस्टी, उस पर्टिकुलर राजघराने के राजा होंगे। ओके, आप ये समझ लीजिएगा। देन द यादवा पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, यादवा पीरियड जो थे वो मराठी लैंग्वेज, मराठी लोगों के पीरियड में एक गोल्डन पीरियड माना जाता था। ओके, महाराष्ट्र में ये एक गोल्डन पीरियड माना जाता था, मतलब बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा समय माना जाता था। इट वॉज इन द पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज्ड। ओके, वो उस पीरियड में था जब महानुभाव पंथ और वारकरी मूवमेंट शुरू हुआ था। महाराष्ट्र का कोई एक ट्रेडिशनल मूवमेंट था वो, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन आप जब और आगे बढ़ोगे ना तो आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। विट्ठल भगवान जी के रिलेटेड है ये चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी। महानुभाव पंथ और वारकरी मूवमेंट ये श्री विट्ठल जी के रिलेटेड है, आप यूँ ही समझ लीजिए। ओके, तो इसलिए इसको गोल्डन पीरियड बोला जाता था। ओके, अभी शुरू होता है थोड़ा ट्विस्ट, तो अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आने वाला है अभी आपको। इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अभी बहुत अच्छी तरह से सब कुछ भारत के अंदर ही सब राजघरानों ने अपनी अपनी राज्यों पर राज चलाया, लेकिन अभी नॉर्थ वेस्ट मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब वो टाइम पे तो भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। ईरान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से दूसरे रूलर्स आकर लूट मचाते थे, लुटेरे आते थे। ओके, उन देशों से आके लुटेरे आते थे हमारे देश में। ओके, लोकल डायनेस्टीज़ लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूटा रूल्ड इन महाराष्ट्र। अभी कुछ लोकल ये जो डायनेस्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, राजघराने, वो एक बहुत बड़े राजघराने तो नहीं बने, लेकिन लोकल बने, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहे। पूरे देश में इतना बड़ा उन्होंने अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, मतलब रूल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक उन्होंने वो रूल नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोकल बनकर रह गए उसी पर्टिकुलर एरिया के। ओके, तो लोकल डायनेस्टीज़ थे, लोकल राजघराने, जैसे कि यादवा और राष्ट्रकूटा। ये जो 2 राजघराने हैं, यादव और राष्ट्रकूटा, जो कि महाराष्ट्र में रूल करते थे, जो कि महाराष्ट्र में राज चलाते थे। बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट conquered the local dynasties there and established their own rule. ओके, अभी ये जो मैंने आपको 2 डायनेस्टीज़ के बारे में बताया, यादवा और राष्ट्रकूटा, ये इतने भी बड़े राजघराने नहीं थे कि वो जो दूसरे देशों से लुटेरे आ रहे थे उनसे लड़ सके, उनको हरा सके। इसीलिए जो दूसरे देशों से, मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी इलाके से, नॉर्थ वेस्ट से जो भी लुटेरे आते थे वो इनको दबा देते थे, और उन्होंने महाराष्ट्र में अपना राज्य चलाना शुरू कर दिया था। ओके, उन्होंने महाराष्ट्र को कब्ज़ा कर लिया था, महाराष्ट्र पर। दूसरे जो नॉर्थ वेस्ट से, दूसरे देशों से जो लुटेरे आते थे। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड इमर्ज्ड इन द मिडल ईस्ट। अभी धीरे धीरे अरब पावर, अरबी शक्ति पैदा तो नहीं, मतलब शुरू होने लगी, बनने लगी मिडिल ईस्ट, मतलब जो आज जहाँ पर ईरान है, सऊदी अरेबिया है, और ये सब जो अरेबियन कंट्रीज़ है ना, वो मिडिल ईस्ट है। यूरोप और एशिया के बीच का जो इलाका है वो, उसे हम लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट। तो वहाँ पर अरबियों का पावर शुरू होने लगा। अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर। और फिर धीरे धीरे अरबी जो लुटेरे थे, रूलर्स थे, वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लगे, और अपना जो राज्य है वो बढ़ाने के लिए वो भारत में आकर लूट मचाते थे, ताकि उनका देश बहुत बढ़ जाए। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th century।
अरब एक एम्परर नहीं बोल सकते, जनरल, मतलब एक सेनापति बोल दीजिए, सेनापति, किसी राजा का सेनापति, वो मोहम्मद बिन कासिम था उसका नाम, जिसने सिंध पर अटैक किया, जो कि आज पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। ओके, पाकिस्तान का एक स्टेट है, उस पर अटैक कर लिया और उसको कब्ज़ा कर लिया 8वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी में, 800 में। ओके, नॉट विथस्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर, ही कंक्वर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो due to this campaign, the Arabs came into political contact with India for the first time. In the period that followed, Turks, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their power here. फिर धीरे धीरे मतलब किंग दाहिर ने, महाराज दाहिर ने सिंध पर अटैक कर लिया, मतलब अटैक नहीं, उन्होंने अपना राज्य बसाया सिंध पर। तो धीरे धीरे जो अरबी लोग थे उन्होंने अटैक कैसे किया वो बताया, लिखा है यहाँ पर कि वहाँ पर महाराज दाहिर का राज्य था। तो सिंध में ये देखकर दूसरे अरबी पावर जो थे, अरब लोग थे, वो कांटेक्ट में आए भारत के पहली बार। ओके, और फिर उस पीरियड से 8वीं शताब्दी से लेके मतलब ईयर 800 से लेके धीरे धीरे वो हमसे ट्रेडिंग करने लगे, हमसे व्यापार करने लगे, और इसी बहाने वो हम पर अपना राज शुरू करने लगे यहाँ पर भारत में आकर। उनमें थे टर्क्स, टर्की के बारे में आपने सुना होगा, जो देश है टर्की, अफ़गानिस्तान, मुग़ल्स, वो सेंट्रल एशिया का जो भारत है वो ईस्टर्न एशिया में है, और जो अरबी देश है वो सेंट्रल एशिया में है। वो भारत आते थे और अपना जो राज्य है उन्होंने शुरू करने लगा जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को अटैक किया। ओके, उसके बाद से बता रहे हैं। हाँ, चलिए, अब इन 11th सेंचुरी, मतलब अभी ईयर 800 के बाद अभी 11th सेंचुरी पे आ गए हैं हम लोग। CE, द टर्क्स बिगन टू इन्वेड इंडिया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत भोले हैं, तो टर्की के लोगों ने भारत के लोगों को लूटना शुरू कर लिया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज, दे रीच्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अपना पावर बढ़ाते बढ़ाते वो पाकिस्तान जो है जहाँ पर आज, वहाँ पर आ गए वो लोग। और सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। और मोहम्मद गाजनी ने भारत को बहुत बार लूटा। ओके, ही plundered the rich temples at Mathura, Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him. उसने बहुत सारे अमीर जो मंदिर थे वो टाइम के, जो सोने से जड़े मंदिर थे, उसको लूट लिया। बहुत सारे जगहों के मंदिर को उसने लूटा। मथुरा जो श्री कृष्ण का धाम है, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ, ये सब बहुत अमीर जगहों पर उसने लूट मचा दी और बहुत सारा सोना उसने लूट लिया और लेके गया अपने साथ सोना अपने देश में। ओके, नाउ अभी सल्तनत मतलब मुग़लों का कैसे धीरे धीरे शुरू हुआ। इन 1175 CE 1175 मतलब अभी थोड़ा और आगे 100 साल और आगे के बारे में पता चल रहा है। एंड 1178 CE मतलब इन 75 और 78 इन 3 सालों के बीच में सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घुर फ्रॉम अफ़गानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। इन 3 सालों के बीच में इसने सुल्तान मोहम्मद घुरी, जो कि घुर एक जगह है, वहाँ से आया और अफ़गानिस्तान से आया और उसने बहुत बार लूटा इंडिया को। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द conquered territories in India. Later, after the death of Muhammad Ghuri in 1206 CE,
ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल इंडिपेंडेंटली। उसके बाद वो जब ये मोहम्मद घुरी जो था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की कुछ जगहों को गवर्नेंस करने को बोला, मतलब इन जगहों पर ध्यान रखने को बोला कि मैं बार बार आके इस जगह को लूट लूँगा, तो तुम ध्यान रखो इस जगह का। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस काम के लिए लगा दिया। ओके, टेरिटरीज़, भारत की कुछ टेरिटरीज़, कुछ जगहों को उसने हड़प लिया। ओके, कब्ज़ा कर लिया, भारत की कुछ जगहों को उसने कब्ज़ा कर लिया। और फिर जब मोहम्मद घुरी की मृत्यु हुई, डेथ हुई ईयर 1206 में, साल 1206 में, 1206 में, ऐबक जो था, जो मोहम्मद घुरी ने जिसको बोला था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि टेरिटरीज़ को कैप्चर करने के लिए बोला था, अभी फिर वो उन्हीं टेरिटरीज़ को के ऊपर राज करने लगा, खुलेआम राज करने लगा भारत की जगहों को। ओके, ऐबक who was initially a slave became the ruler of Delhi. He died in 1210 CE. ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक गरीब आदमी था, गुलाम था, जो कि बाद में दिल्ली का बादशाह बन गया। उसके बाद 4 साल में ही जब मोहम्मद घुरी की डेथ हुई, उसके 4 साल बाद ही 1210 में ही उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि उसमें भी इतना ताकत नहीं था, दूसरे लोग आके इसको मार गए। ओके, अभी देखिए, इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। मतलब अभी ये सुल्तान, मुग़ल और सुल्तान अलग है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, मुग़ल और सुल्तान अलग अलग हैं। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान था, वो लास्ट सुल्तान था सल्तनत का। ओके, मुग़लों का जो रूल था वो अलग है, और सल्तनत वो अलग है। ओके, तो इब्राहिम लोदी आखिरी सुल्तान था सल्तनत का। ही मेड मैनी एनिमीज़ बिकॉज हिज पेक्यूलियर टेम्परामेंट। उसने बहुत सारे दुश्मन बना रखे थे क्योंकि वो बहुत ताकतवर आदमी था। ओके, दौलता खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। ओके, भारत में ही कुछ राज्यों पर, मतलब पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर, मतलब वो टाइम पे तो पंजाब एक ही था, हरियाणा तो नहीं था, नाम नहीं था हरियाणा का, लेकिन दिल्ली के आजू बाजू के जितने भी राजा थे उसने उन सब को दुश्मन बना के रखा था। और फिर एक पंजाब का एक गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर जिसका नाम था दौलता खान लोदी, जिसने बाबर, जो कि उज़्बेकिस्तान का एक आदमी था, उज़्बेकिस्तान का एक बादशाह था, आदमी नहीं, सॉरी, उज़्बेकिस्तान का बादशाह था, जो अफ़गानिस्तान तक उसका रूल चलता था। काबुल अफ़गानिस्तान में है। तो फिर पंजाब से दौलता खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को बोला कि दौलता खान लोदी को, बाबर को बोला कि इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ लड़ाई करो, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, और दुश्मन बना के रखा था इब्राहिम लोदी ने दूसरे राज्यों के राजाओं को। ओके, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल एंड दस द सल्तनत केम टू एन एंड। और दौलता खान के बाद दौलता खान लोदी ने जब बाबर को बोला कि इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दो, तो फिर दोनों में, इब्राहिम लोदी और बाबर में लड़ाई हो गई, और इब्राहिम लोदी हार गया और सल्तनत भी ख़त्म हो गई। ओके, इसके बाद अभी मुग़लों का राज शुरू होता है इसके बाद से भारत में, क्योंकि बाबर ही फिर भारत पर हुकूमत चलाना शुरू करता है। वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आगे जल्दी देखते हैं। द किंगडम ऑफ विजयनगर। अभी विजयनगर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो कि कर्नाटका में है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह था, जब उसका राज चलता था, तब उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे पावर्स, ऐसे राज्य बन चुके थे दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, साउथ में, दिल्ली के खिलाफ।
ओके, दिल्ली में जो पावर्स चलते थे जो कि सुल्तानों के थे, तो उनके खिलाफ साउथ में बहुत सारे पावर्स बन गए थे. फ्रॉम दीज रिवॉल्ट्स अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स. और इनमें सबसे ऊपर एक दो पावर्स आते हैं, विजयनगर और बहामनी किंगडम्स. राज्य विजयनगर और बहामनी राज्य सबसे ऊपर आते हैं. द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जो कि दक्षिणी भारत से थे, जो कि सरदार थे, जो कि सुल्तान के दरबार में काम करते थे. ओके, दिल्ली के सुल्तान के दरबार में काम करते थे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, they founded the kingdom of Vijayanagar in the south in 1336 CE. ओके, और देखा कि साउथ में कुछ इतना प्रेशर नहीं है किसी भी रूल का, किसी भी पावर का, तो फिर उन्होंने साउथ में किंगडम बनाया. एक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे साउथ में इतना प्रेशर नहीं था, तो उन्होंने ईयर 1336 में एक पावर बनाया विजयनगर का. ओके, हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम. हम्पी, जो कि आज का कर्नाटका में है, वो इस विजयनगर के किंगडम का, विजयनगर राज्य की राजधानी बन गया. ओके, कैपिटल बन गया. हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर. और इन दोनों भाइयों में से हरिहर पहला राजा बना विजयनगर का. ओके, हरिहर वॉज सक्सीड बाय हिज ब्रदर बुक्का. brought this region up to रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल. और फिर जब देखा उन्होंने साउथ में इतना प्रेशर नहीं है किसी भी रूल का, किसी भी पावर का, तो फिर वो सफल हो गया इस रूल में, विजयनगर में. और फिर बुक्का को उसने बोला कि जाकर ये रूल को रामेश्वरम तक इसको फैलाओ. तो बुक्का ने भी, उसके दूसरे भाई ने भी जाकर ये रूल को बहुत दूर तक फैलाया. और ये पूरा कर्नाटका से लेके तमिलनाडु तक ये बहुत बड़ा राज्य बन गया. अभी देखिए, कृष्णदेवराया के बारे में आपने बहुत सुना होगा. इसके ऊपर 2-3 टीवी शोज़ भी आ चुके हैं. ओके, कृष्णदेवराया असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE. अभी ये जो था वो विजयनगर के राज्य का बहुत सालों के बाद राजा बना. 1336 में विजयनगर का राज्य शुरू हुआ और ये 1509 ईयर में राजा बना विजयनगर का, मतलब 200 साल बाद. ही कॉन्क्वर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड अनेक्स द रीजन्स टू हिज किंगडम. उसने विजयवाड़ा को भी, मतलब जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और राजमहेंद्री मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साउथ में ही है. उसने ये 2 जगहों पर भी अपना राज्य फैलाया और अपना राज्य बढ़ाया. ही defeated the combined forces of the armies of the sultans who had united under the leadership of Bahmani Sultan Muhammad Shah. ओके, उसने हराया बहुत सारे सुल्तानों को. ओके, सुल्तानों की सेनाओं को हराया, जो कि बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह, ये बहामनी सुल्तान का नाम है. ओके, उसके सेनाओं को हराया. ये है कृष्णदेवराया. ओके, उसकी सेनाओं को कृष्णदेवराया राजा ने हराया. ड्यूरिंग कृष्णदेवराया's reign the kingdom of Vijayanagar extended from Cuttack in the east up to Goa in the west and from the Raichur Doab in the north up to the Indian Ocean in the south. He died in 1530 CE. Oh, well, कृष्णदेवराया के राज्य में बहुत बड़ा राज्य उसने बनाया. उसने विजयनगर से लेके, उसने कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से लेके, कटक से, उड़ीसा से लेके उसने गोवा तक अपना राज्य फैलाया. और फिर वहाँ से रायचूर डोब नाम का एक जगह है, वेस्ट में है रायचूर डोब, वहाँ से लेके उसने, नॉर्थ में है रायचूर डोब जो है वो नॉर्थ में है. वहाँ से लेके उसने इंडियन ओशन, मतलब साउथ तक उसने अपना राज्य फैलाया. बहुत बड़ा राज्य उसने बनाया और वो उसकी मृत्यु हुई 1530 CE में. ओके,
20 साल तक ही इसने राज्य किया। कृष्णदेवराया वॉज अ स्कॉलर, वो एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। ही रोट अमुक तमल्यदा अ तेलुगु कंपेंडलम ऑन पॉलिटी। उसने एक बुक भी लिखी थी, अमुक तमल्यदा, एक तेलुगु बुक लिखी थी उसने। द हज़र राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज राइन। ओके, उसके राज्य में हज़र राम टेम्पल और विट्ठल टेम्पल भी बने थे। ये बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। ओके, द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेवराया। और इस कृष्णदेवराया का जो राज्य था वो तब ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे तब घटने लगा जब कृष्णदेवराया की डेथ हो गई थी। 1565 CE में तालिकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका देयर वाज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरिद शाही on one side and Vijayanagar on the other side. Oh my God! Vijayanagar was defeated. Thereafter, the dominance of Vijayanagar came to an end. तालिकोट नाम की एक जगह है। 1565 ईयर में तालिकोट कर्नाटका में है, आज की जगह है। वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। एक अकेला विजयनगर राज्य के खिलाफ कुतुब शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही, बारिद शाही, ये 4 खतरनाक पावर्स के खिलाफ विजयनगर का घमासान युद्ध हुआ और विजयनगर का जो राज्य था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह विजयनगर का भी ख़त्म हो गया, बहुत ही दर्दनाक खात्मा हुआ। ओके, सो आई थिंक ये अभी और भी बड़ा है। हम अब और आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, पहले ही वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। सो I will see you in the next lecture video. So till then, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Jalani channel, or keep growing and keep learning. So please like, share और subscribe करके ही जाओ मेरे YouTube video को. Okay, so bye bye. See you in the next one.